आपने बैटल और मिलिट्री रिलेटेड कॉन्वर्सेशंस में गुरिल्ला वॉरफेयर का नाम जरूर सुना होगा। ये एग्जैक्टली क्या होता है? इसमें गुरिल्ला एक स्पेनिश वर्ड से बना है और इसका मतलब होता है एक छोटी लड़ाई। यानी बिल्कुल सिंपल भाषा में इसका मतलब ये होता है कि जब कोई छोटी इररेगुलर फोर्स एक कन्वेंशनल आर्मी या कन्वेंशनल मिलिट्री फोर्स से अनयूजुअल तरीके से लड़ती है, उसको गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं। ये जो गुरिल्ला फोर्स होती है, इसके जो मेंबर्स होते हैं यानी इसके जो सोल्जर्स हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर आर्मी या किसी मिलिट्री फोर्स के नहीं होते। ये एक इरेगुलर आर्मी होती है। मतलब जैसे आप कह सकते हैं कि इसमें कभी आर्म्ड सिविलियंस होते हैं, मतलब सिविलियंस को आपने गन्स दे दी, उनको भर्ती कर लिया, वो हो गई गुरिल्ला फोर्स। या फिर एक पैरामिलिट्री फोर्स हो गई, या फिर पार्टिजन्स हो गए, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में फ्रांस के अंदर हुआ था। नॉर्मल लोगों ने हथियार उठा लिए थे। तो इन सब लोग का कॉम्बिनेशन होकर जब एक कोहेसिव यूनिट बन जाती है जो आपस में एकजुट रह के किसी बड़ी फोर्स से लड़ाई करते हैं, इसको जनरल भाषा में हम गुरिल्ला वॉरफेयर कह देते हैं। एक गुरिल्ला फोर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ये किसी देश की सरकार को या किसी मेन गवर्निंग बॉडी को जनरली रिप्रेजेंट नहीं करते। इसके वजह से इनकी कोई जवाबदारी नहीं होती और इसी वजह से एक छोटी गुरिल्ला फोर्स भी एक बड़ी ट्रेडिशनल आर्मी को अक्सर नाक को चने चबा सकती है। ह्यूमन वॉरफेयर की हिस्ट्री में क्लासिकल वॉरफेयर यानी ऐसी लड़ाई जब दो आर्मी सामने एक बैटलफील्ड पे आके जंग करती हैं, ये बहुत बाद में शुरू हुआ। इसमें जो फोर्सेस होती हैं ये अपने कानून खुद बनाते हैं, फिर उन कानूनों को भी इनको फॉलो करना है कि नहीं, इसकी कोई जवाबदारी नहीं होती है, इनके सब अपनी मर्जी पे होता है। और इसी वजह से जब एक ट्रेडिशनल आर्मी जो रूल्स फॉलो कर रही है, जिसको गवर्नमेंट को जवाब देना है, राजा को जवाब देना है, उनके लिए एक ऐसी गुरिल्ला फोर्स के साथ टक्कर लेना मुश्किल होता था। और इसीलिए आप देखेंगे कि पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में जितने भी बड़े बड़े एम्पायर्स आए हैं, उनको अक्सर गुरिल्ला फोर्सेस को डील करने में, उनको टैकल करने में तकलीफ हुई है। फिर भी ह्यूमन हिस्ट्री में एक ऐसा एम्पायर हुआ है जिसने बाकी एम्पायर्स के कंपैरिजन में गुरिल्ला फोर्सेस को रिलेटिवली बेहतर तरीके से हराया या अच्छी तरह से उनसे डील किया। ये था रोमन एम्पायर। तो ऐसी क्या खास बात थी रोमन्स के अंदर कि वो एक ऐसी फोर्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से हरा पाए जिनको बाकी एम्पायर्स नहीं हरा पा रहे थे? इस सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। कहानी शुरू होती है 27 BCE से। ये वो साल था जब जहाँ पे आज इटली है, उस रीजन में एक आदमी था, उसका नाम था ऑक्टेवियन। उसने अपने आप को ऑगस्टस का टाइटल दे दिया और अपने आप को रोम का एम्परर घोषित कर दिया। इसीलिए अक्सर रोमन एम्पायर की स्टार्टिंग को 27 BCE से माना जाता है। हालांकि रोम और रोमन्स उसके पहले भी थे, पर उसके पहले वो एक रिपब्लिक थे। पर ये 27 BCE में इसने अपने आप को एम्परर घोषित कर दिया। जैसे मैंने पहले बताया कि गुरिल्ला वॉरफेयर ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत पहले से है, इसीलिए रोमन्स के पहले भी जितने एम्पायर्स आए उनको किसी ना किसी तरीके से गुरिल्ला फोर्सेस के साथ डील करना पड़ता था। और सारे एम्पायर्स की जनरली ये स्ट्रैटेजी होती थी कि जो गुरिल्ला फोर्सेस हैं वो उनके सरहदों तक ना पहुंचे, उनके शहरों, उनके गांवों तक ना पहुंचे, जंगलों में या पहाड़ों में ही रहे बस। अब क्योंकि जो गुरिल्ला फोर्सेस थी कभी सेट बैटल्स नहीं करती थी, मतलब बैटलफील्ड पर लड़ाई नहीं करती थी, छोटी छोटी रेड करके लोग भाग जाते थे। इसीलिए ज्यादातर जो एम्पायर थे उनको गुरिल्लास को हराने के लिए कोई रास्ते थे नहीं। एक जो उनके पास तरीका था जिसको यूज करते थे ज्यादातर एम्पायर, ज्यादातर राजा लोग, वो था डर और दहशत। वो सिर्फ डर और दहशत का माहौल क्रिएट करते थे उन लोगों को डराने के लिए, उनको डिटर करने के लिए जो सोच रहे हैं कि वो जाके किसी गुरिल्ला फोर्स में ज्वाइन हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ कि उन्होंने किसी गुरिल्ला फोर्स के मेंबर को पकड़ लिया तो उसको बहुत बुरी तरह मारते थे, बहुत टॉर्चर करते थे और उसको मारने के बाद उसकी बॉडी को म्यूटिलेट करते थे। ये सब उनके तरीके थे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के। यानी वो लोगों को डराना चाह रहे थे कि अगर आप किसी गुरिल्ला फोर्स को ज्वाइन करोगे तो आपकी ऐसी हालत होगी अगर हमने आपको पकड़ लिया तो। इस तरह के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए मंगोल्स बहुत फेमस थे। अब कहने के लिए वो रोमन्स के बाद में आए और उन्होंने लगभग बहुत सारे एशिया के रीजन्स पे राज किया था, पर वो इस बात के लिए बहुत कुख्यात थे कि वो ऐसी फोर्सेस को जो उनसे किसी तरह बगावत कर रही हैं, उनको रिबेल कर रही हैं, उनको अगर पकड़ते थे तो बहुत बुरी तरह मारते थे। जब वो किसी शहर पे हमला करते थे तो वहाँ पे जो आर्म्ड सिविलियंस हैं, यानी जो हथियार जिन्होंने उठाए हुए हैं, उनको तो मारते ही थे, पर उनको मारने के बाद, हराने के बाद सिविलियंस को भी वो लोग नहीं बख्शते थे। और कई बार तो कई बैटल्स में उनकी स्ट्रैटेजी होती थी कि किसी शहर पे या गांव पे हमला करने से पहले वो वहाँ पे न्यूज़ भेजते थे कि अगर आपने हमारे सामने हथियार डाल दिए तो फिर हम आपको हरा के जो भी है हम आगे बढ़ जाएंगे, पर अगर आपने हमसे लड़ाई की और अगर हम जीत गए तो यहाँ पे सब लोगों को हम खत्म कर देंगे, पूरे शहर को खत्म कर देंगे। ये चीज़ उन्होंने एक्चुअली की थी बहुत बार अपनी लड़ाइयों में और इसीलिए मंगोल्स का एक बहुत बड़ा खौफ था, दहशत थी, लोग उनसे डरते थे। और इसी तरह से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को, डर की भावना को फैला के मंगोल्स ने बहुत सारे एरियाज को हराया है। अब ये जो डर की जो स्ट्रैटेजी है, इसका एक फायदा है, एक नुकसान है। फायदा ये है कि आप टेम्परेली उस समय के लिए तो लोगों को डरा लोगे और शायद आपके सामने कोई खड़ा ना हो, पर ये जो स्ट्रैटेजी है ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं है। यानी आपने चलिए 10 साल, 15 साल, मे भी 50 साल तक, 100 साल तक भी लोगों को डरा लिया अपने नाम से कि आप इस तरह से लोगों को बुरी तरह मारते हो,
पर क्या ये स्ट्रैटेजी आपको आने वाले सैकड़ों साल तक हेल्प कर सकती है? नहीं। इनफैक्ट इसका उल्टा होता है। अगर आपने किसी दुश्मन को, अपने रेबल्स को, विद्रोह करने वालों को बहुत बुरी तरह से मारा है, तो जो लोग बच गए हैं उनके मन में आपके प्रति दहशत तो होगी, पर बहुत नफरत भी होगी, और फिर वो लोग फिर से इकट्ठा होंगे और फिर से रेबल करेंगे, और शायद से इस बार वो लोग आपके खिलाफ जीत जाएं। तो इसीलिए ओवरऑल ये कह सकते हैं कि जो डर की जो स्ट्रैटेजी थी, इससे आप टेम्परेली सॉल्व करते थे प्रॉब्लम को, पर और दुश्मन बनाते थे लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ एक हॉलीवुड मूवी का, जिसका नाम है ब्रेव हार्ट। ये एक स्कॉटिश रेबल विलियम वॉलिस की कहानी है, जिसने इंग्लिश लोगों के खिलाफ विद्रोह किया था। अब जब इंग्लिश लोगों ने इसको किसी तरह धोखे से पकड़ लिया, तो सब लोगों के सामने, पब्लिक के सामने बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया और फिर वहाँ पे मार दिया गया। इंग्लिश लोगों का ऐसा करने का मकसद ये था कि जब वो ऐसे पब्लिकली मारेंगे किसी को, तो जो उसके फॉलोअर्स हैं विलियम वॉलिस के, वो डर जाएंगे और शायद आगे वो ऐसा बर्ताव ना करें, विद्रोह ना करें। पर इफेक्ट इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। उसको जिस तरह से मारा था उन लोगों ने, उसके बाद लोग इतना भड़क गए कि फिर से इंग्लिश लोगों के खिलाफ लड़ाई की, और इस बार इसमें स्कॉटिश लोगों की जीत हुई थी। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये डर का जो स्ट्रैटेजी होता है, ये बहुत लंबे समय तक काम नहीं करता। हर बड़े एम्पायर की तरह रोमन एम्पायर को भी गुरिल्ला फोर्सेस का सामना अक्सर करना पड़ा था। कई बार ये गुरिल्ला फोर्सेस छोटी होती थी, और कई बार इतनी बड़ी होती थी कि पूरे पूरे रोमन लीजेंस को ये लोग निकल जाते थे। इसका एक बहुत फेमस एग्जांपल है, जब एक रोमन स्लेव था, उसका नाम था स्पार्टकस। वो एक ग्लैडिएटर अकेडमी से भागा था, और वहां से भाग के उसने बहुत सारे ऐसे ही स्लेव्स को इकट्ठा कर लिया, और 90,000 फ्रीड स्लेव्स की एक उसने सेना बनाई, और उस सेना को लेके उसने रोमन्स के नाक में दम कर दिया था। रोमन्स के ही खिलाफ एक बार एक और आदमी खड़ा हुआ था, एक गुरिल्ला फोर्स को लेके, उसका नाम था आर्मीनियस। अब आर्मीनियस की कमाल की बात क्या है कि उसने खुद रोमन आर्मी में सर्व किया था, और वो रोमन एम्पायर का एक तरह से नुमाइंदा था, उनका एम्प्लॉय था। पर फिर भी उनके बारे में जान के, पूरी इंफॉर्मेशन लेके, इनकी आर्मीज कैसे मार्च करती हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन लेके उसने अपने गुरिल्ला फोर्स को दे दी, और फिर उसी फोर्स को लेके उसने रोमन्स के ऊपर हमला किया, और इतनी बुरी तरह हराया रोमन्स को। उसने 3 रोमन लीजन्स को खत्म कर दिया था। ये जो लड़ाई हुई थी, इसको बैटल ऑफ ट्यूटरबर्ग फॉरेस्ट कहते हैं। उसका मैंने वीडियो भी बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसका। इस लड़ाई में इतने सारे रोमन्स मारे गए थे कि उनका राजा पूरी तरह बौखला गया था कि कैसे इतनी छोटी फोर्स ने जंगल में ले जाके हमारे लीजन्स को मार दिया। और इसके बाद आर्मीनियस ने उस रीजन में जितने भी ऐसी जगहें थी जहाँ पे रोमन्स का राज था, उन सब के ऊपर हमला करके उनको कैप्चर किया। अब हालांकि रोमन्स ने भी फिर इसका बदला लेने के लिए अपने एक रोमन जनरल जर्मैनिकस को भेजा, और उसने जाके इन जर्मैनिक ट्राइब्स को हराया था, आर्मीनियस को भी हराया था। पर फिर भी इस बैटल ऑफ ट्यूटरबर्ग फॉरेस्ट का इम्पैक्ट ये हुआ था कि रोमन्स ने राइन नदी के ईस्ट साइड पे फिर कभी भी अपने एम्पायर को बढ़ाने की कोशिश नहीं की। बैटल ऑफ ट्यूटरबर्ग फॉरेस्ट के कुछ सालों के बाद जब रोमन आर्मीज वहीं से गुजर रही थी, उसी जंगल से, तो उन्होंने देखा कि वहां पे रोमन फौजियों के बॉडी के अवशेष पड़े हुए हैं। वहां पे हड्डियों का भंडार लगा हुआ है। जंगल में बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जिसपे एक खोपड़ी को सिला हुआ है। बहुत जगह पे लोगों की बॉडी आधी कटी पड़ी हुई है। बहुत जगहों पे जानवरों की बॉडी आधी कटी हुई पड़ी है। और ऐसे रोमन प्रिजनर्स जिनको उन्होंने कैद कर लिया था, उनको भी बेदर्दी से मारा गया। ये सब कुछ जब रोमन्स ने देखा तो उनको ऑब्वियसली बहुत गुस्सा आया, और उनके मन में भी ये था कि हम भी बदला लेंगे, और उन्होंने बदला लिया। और ऐसे ही रोमन्स करते थे। जब रोमन्स के ऊपर रोम के एम्पायर के अंदर आके हैनिबल बारका ने हमला किया था, वो आल्प्स के माउंटेन्स को क्रॉस करके आए थे और अचानक से रोमन्स के ऊपर टूट पड़े थे। तो इस बात का बदला लेने के लिए रोमन्स ने जाके फिर हैनिबल के घर पे, यानी कार्थेज पे जाके एकदम लूटपाट मचा दी थी। वहां पे बहुत डिस्ट्रक्शन किया था। ये बात 146 BC की है, और कार्थेज को हराने के बाद रोमन्स ने ये चीज तय कर ली थी कि वो कार्थेज को सबक सिखाएंगे कि उनको देख के अब कभी भी कोई भी फ्यूचर में कोई टेरिटरी के लोग ऐसे रोमन्स को चैलेंज ना करें, उनके घर पे आके उन पे हमला करने की कोशिश ना करें। तो बाकी एम्पायर्स की तरह रोमन एम्पायर के लोग भी अपने गुरिल्ला फोर्सेस के जो एनिमीज होते थे उनके साथ बहुत बेदर्दी से पेश आते थे। परंतु फिर भी ऐसी क्या बात थी रोमन एम्पायर के अंदर कि उनको ऐसा माना जाता है कि इन्होंने गुरिल्ला फोर्सेस के अगेंस्ट बाकी एम्पायर्स के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। रोमन्स अपने दुश्मनों के खिलाफ सिर्फ बहुत हिंसा ही नहीं करते थे, उसके अलावा कुछ और छोटी छोटी सटल चीजें भी करते थे। जैसे कि वो किसी गुरिल्ला फोर्स से निपटने के लिए उनसे डायरेक्टली तो उन पे हमला करते थे, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे, पर उसके अलावा वो और भी ऐसे तरीके अपनाते थे जो बाकी लोग नहीं करते थे। जैसे कि वो गुरिल्ला फोर्स के जो कमांडर हैं उनको असैसिनेट करने, यानी उनके मर्डर करने की कोशिश करते थे। ऐसा ही रोमन्स ने एक बार 139 BC में किया था।
उस समय हिस्पैनिया के रीजन में एक गुरिल्ला फोर्स को कमांड कर रहे थे एक जनरल जिनका नाम था विरियाथस। उन्होंने अपनी फोर्स को लेके रोमन लीजन्स के नाक में दम करके रखा था। और एक बार ऐसा भी हुआ था कि जब 10,000 रोमन लीजनियर्स उन पर हमला करने गए तो 4,000 को इन्होंने अपनी गुरिल्ला फोर्स को लेकर मार दिया था। ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि रोमन लीजन्स की उस समय रेपुटेशन थी कि इनको कोई हरा नहीं सकता। तो ऐसे बैटल ऑफ ट्यूटरबर्ग बहुत बड़ी बात थी। ठीक वैसे ही जब इस गुरिल्ला फोर्स ने भी 4,000 लीजनियर्स को मार दिया तो बहुत बड़ी बात थी। और उसके ऊपर से और फ्रस्ट्रेटिंग बात ये थी कि रोमन्स इस व्यक्ति को पकड़ नहीं पाते थे क्योंकि इसके पास गुरिल्ला फोर्स थी। इसको कोई जरूरत ही नहीं थी कि वो बैटलफील्ड में आके लड़ाई करे। तो ये क्या करता था, पहले अपनी एक छोटी रेडिंग पार्टी को लेके लीजियनियर्स को जाके उस पर हमला किया और वहां से भाग गए। तो बेसिकली उंगली करके वहां से निकल के ये लोग जंगलों में आते थे और फिर जब जंगलों में पीछा करते करते रोमन लीजियनियर्स आते थे तो उनके ऊपर लोग हमला करते थे। और इस तरह से रोमन्स सिर्फ फ्रस्ट्रेट हो रहे थे कि कैसे इस बंदे से हम डील करें। फिर कुछ समय के बाद विरियाथस ने सोचा कि अब रोमन्स को हरा दिया है तो अगर अब हम इनसे संधि करने जाएंगे तो हमारे लिए डील जो होगी वो फायदे में होगी। तो उसने अपने 3 दोस्तों को रोमन रिप्रेजेंटेटिव के पास बात करने के लिए भेजा और बोला कि हमको संधि करनी है। अब यहाँ पे रोमन्स ने एक चाल चली। उन्होंने इन 3 बंदों को कहा कि हम आपके साथ संधि नहीं करेंगे, पर अगर आप अपने लीडर विरियाथस को मार दो और हमको आगे ज्वाइन कर लो तो हम आपको बहुत सारा पैसा देंगे। और ये सब पढ़ा के उन्होंने इन तीनों को भेज दिया और वो 3 भी जाके नींद के समय विरियाथस को मार के आ गए। जब वापस रोमन कैंप में आए तो ऑब्वियसली वही हुआ जो अक्सर आप पिक्चर में देखते हो, रोमन्स ने उनको कोई पैसे नहीं दिए। तो यहाँ से भी वो लोग गए और वहाँ से भी। तो ये जो स्ट्रैटेजी रोमन्स लगाते थे इसको अक्सर डिकैपिटेशन स्ट्रैटेजी कहते हैं। यानी आपकी जो एनिमी फोर्स है, चाहे वो गुरिल्ला फोर्स हो या फिर कोई ऑर्गेनाइज फोर्स हो, उसके जो मेन लीडर हैं उसको अगर आपने खत्म कर दिया तो आपने उस फोर्स को एक तरह से डिकैपिटेट कर दिया। ये स्ट्रैटेजी भी अपने आप में बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं होती, मे बी टेम्परेली आपके लिए काम करेगी। जैसे इस एग्जाम्पल में विरियाथस को जब उन्होंने मार दिया तो उस समय के लिए जो उसके फॉलोअर्स थे वो फिर हट गए वहां से और रोमन्स को उन्होंने तकलीफ नहीं दी। पर कुछ समय के बाद वापस हिस्पैनिया में एक रेबल खड़ा हुआ और उन्होंने फिर से रोमन्स को तकलीफ दी। तो इसीलिए ऐसा माना जाता है कि ये भी जो स्ट्रैटेजी है ये सिर्फ टेम्परेरी लेवल पे काम करती है कि अगर आपने एक सिर को मार दिया तो 10 सर और खड़े हो जाएंगे। पर जो बात रोमन्स को खास बनाती है वो ये थी कि उनके पास गुरिल्ला फोर्सेस के साथ लड़ाई करने के लिए उनके तरकश में सिर्फ एक यही तीर नहीं था, डिकैपिटेशन। उनके पास एक और स्पेशल तीर था और वो था साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत सारे एम्पायर्स डर और दहशत फैला के एक तरह से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यूज करते हैं, पर रोमन्स हिंसा के अलावा एक और तरीका अपनाते थे। जैसे एक बार अप्रैल 70 CE में एक रोमन जनरल था जिसका नाम टाइटस था, वो जेरूसलम पे हमला करने के लिए गया। तो जेरूसलम की दीवार तोड़ने के बाद उसने तुरंत वहाँ की लोगों के ऊपर हमला नहीं किया, उसने अपनी लीजनर्स को इकट्ठा किया और कहा कि अब हम यहाँ पे एक परेड करेंगे। तो ये सारे रोमन लीजनर्स जो पूरे एक फॉर्मेशन में खड़े हैं, सबने यूनिफॉर्म पहनी है, एक अच्छा आर्मर है उनके पास, पूरी वेपनरी में फुल गियर में, उन्होंने जेरूसलम की जनता के सामने एक परेड की। जब जेरूसलम की जनता ने और वहाँ के जो गुरिल्ला फोर्सेस के मेंबर्स हैं उन्होंने देखा कि रोमन्स कितने अच्छे से फॉर्मेशन में मार्च कर पाते हैं, कितने डिसिप्लिन्ड हैं ये लोग, इनके पास कितना अच्छा आर्मर है, कितने अच्छे वेपन्स हैं, इनके साथ हम लड़ाई कैसे करेंगे। तो एक तरह से ऐसे परेड करवा के उन्होंने वहाँ की जनता को डरा दिया। और ये जो परेड करने की और मार्च करने की जो स्ट्रैटेजी है ये बहुत बार हिस्ट्री में यूज की गई है। और ऐसी बात नहीं है कि ये सब बहुत पहले की बातें हैं। आप सोच के देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 के समय भी बहुत बार ऐसा हुआ जब किसी एक फोर्स ने दूसरी फोर्स को, दूसरे देश को डराने के लिए इस तरह से अपनी फोर्स को परेड करवाया था। फॉर एग्जाम्पल, जब 1940 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी की फोर्स ने पेरिस पे कब्जा कर लिया था, तो वहाँ पे जर्मन फोर्स ने एक प्रॉपर मार्च किया, परेड किया। और उसका रीज़न ये था कि वो फ्रेंच जनता को दिखाना चाह रहे थे कि अब यहाँ पे जर्मन्स आ चुके हैं। वैसे ही उसके अगले साल 1941 में जब जर्मन्स मॉस्को के बिल्कुल दरवाजे तक पहुँच चुके थे, तब मॉस्को के अंदर जोसेफ स्टालिन ने रेड आर्मी की एक बहुत ज़बरदस्त परेड करवाई थी। उसका भी यही इंटेंशन था कि चाहे आप हमारे दरवाजे तक आ चुके हैं, हम पे हमला करने वाले हैं, फिर भी हमारी जो सेना है वो तैयार है आपका सामना करने के लिए। तो इस तरह से आप देखिए कि ऐसी परेड्स का देखने वाले के मन पे कितना बड़ा इंपैक्ट हो सकता है, और इस बात को रोमन्स समझते थे। इसके ऊपर से रोमन्स की एक और स्ट्रैटेजी थी गुरिल्ला फोर्सेस को डिटर करने की, उनको डिस्करेज करने की। और वो ये बात थी कि जब वो किसी रेबेलियन को कुचलते थे तो हर बार वो सब लोगों को मारते नहीं थे, कई बार वो उनको माफ करते थे और कभी कभी ऐसा भी होता था कि वो उनको एक्सेप्ट करते थे। रोमन एम्पायर की जहां भी बाउंड्रीज थी, उनकी जो बॉर्डर्स थे, वहां पे जो छोटी छोटी ट्राइब्स होती थी उनसे वो लोग व्यापार करते थे, उनको ट्रेड करते थे, उनको फाइनेंशियली हेल्प करते थे, ताकि अगर कभी प्रॉब्लम हो तो वो जो ट्राइब्स हैं वो रोमन्स के साथ खड़ी हो, बल्कि उनके दुश्मन के साथ नहीं। ये जो आसपास ट्राइब्स थी
उनको रोम की चकाचौंध से इंप्रेस करने के लिए जब वो लोग व्यापार करते थे तो बहुत सारे चमकदार चीज़ें, बर्तन वगैरह भेजते थे उनके पास। और जब ये ट्राइब्स के लोग वहाँ देखते थे कि ये कितनी मज़ेदार चीज़ें रोमन्स यूज़ करते हैं, तो उनके उनमें रोम और रोमन्स को लेके एक रिस्पेक्ट आती थी कि उनकी लाइफ कितनी अच्छी है। ये वही बात है कि आज के टाइम भी कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो किसी दूसरे देश को फिनेंशियल हेल्प करती हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए। इसका पर्पस बस वही होता है कि जब समय आए तो जो छोटी कंट्री है जो मदद ले रही है बड़ी कंट्री से, वो ज़रूरत के समय उस बड़ी कंट्री के साथ खड़ी हो और एटलीस्ट उनके साथ लड़ाई ना करे। इससे रिलेटेड मुझे एक हिंदी मूवी पान सिंह तोमर का डायलॉग याद आ रहा है। उसमें इरफान खान जिन्होंने पान सिंह तोमर का रोल किया है, वो कहते हैं कि बीहड़ में दुश्मन खत्म हो जाते हैं पर दुश्मनी नहीं। वो इस बात को जानते थे कि हम कितनी भी लड़ाई कर लें, कितना भी हिंसा करके कितने भी रेबल्स को मार दें, पर हम हमेशा सारे रेबल्स को नहीं मार सकते। इसीलिए हमको रेबेलियंस ना हो इसकी कोशिश करनी है। और इस तरह से वो दुश्मनों के साथ साथ दुश्मनी को भी अटैक कर रहे थे। रोम का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा था, वहाँ की लाइफ और चकाचौंध ऐसी थी कि सब लोगों को देख के ऐसा लगता था कि अगर कोई सही लाइफ है तो रोम की है। इनफैक्ट रोम के जो सिटीजन होते थे उनसे लोग जलते थे कि इनके पास रोम की सिटीजनशिप है। और अगर किसी नॉर्मल एरिया में किसी एक व्यक्ति के पास भी रोम की सिटीजनशिप है तो उस व्यक्ति की अपने आसपास के लोगों में एक नेक्स्ट लेवल रिस्पेक्ट होती थी कि भाई इसके पास तो रोम की सिटीजनशिप है। तो ये सिटीजनशिप की जलेबी टांग के रोमन्स ने बहुत बार अपने दुश्मनों का सामना किया है। ये एक बार हुआ था 90 BC में, जब रोम के एलाइज में रेबल्स हो रहे थे। तो इन सबको शांत करने के लिए रोम ने क्या किया, उन्होंने कहा कि वो सारे इटालियंस को रोमन सिटीजनशिप देंगे। तो अचानक से जो लोग रिबेल कर रहे थे वो अब रोमन सिटीजन हो गए, तो चाहते हैं कि रोमन एम्पायर बना रहे और वो अब हेल्प कर रहे हैं रोम की। ये जो घटना हुई थी इसको हम आज सोशल वॉर के नाम से जानते हैं। ऐसे उन्होंने एक बार 212 CE में भी किया था, जब उन्होंने कहा कि रोम में रहने वाले सारे फ्री लोगों को रोमन सिटीजनशिप दी जाएगी। इससे एक बार फिर से वही हुआ, जो रोम में रहने वाले ऐसे लोग थे जो रोमन सिटीजन नहीं थे, उनको सडनली सिटीजनशिप मिल गई और उनको लगा कि अब हमको रोम से कहीं दूर नहीं जाना है। तो अब देखिए किस तरह से वो नॉर्मल लोगों को और इनफैक्ट दुश्मनों को भी रोम का इतना वफादार बनाते थे। इन सारी बातों के बाद मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाता हूँ कि ऐसा नहीं था कि इन सारी तरीकों को यूज़ करने की वजह से रोमन्स के ऊपर कोई गुरिल्ला फोर्सेस हमला ही नहीं कर रही थी। ऐसा नहीं था। इस सब के बाद भी हम पे लगातार हमले होते थे। पर कहने का मतलब यह है कि रोमन्स ने कुछ ऐसा किया जो बहुत सारे बाकी एम्पायर्स नहीं कर पाए, जिसने रोमन्स को इतने सालों तक राज करने का मौका दिया। उन्होंने ना सिर्फ अपने दुश्मनों को हराया बल्कि अपने रोमन एम्पायर का वफादार बनाया। मैंने रोमन से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट बनाई है, इसमें बहुत सारे वीडियोस हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको गुरिल्ला वॉरफेयर के बारे में और डिटेल में जानना है तो मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूंगा। बुक का नाम है इनविजिबल आर्मीज, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।